नमस्कार। आप लोग यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ आपने पहले भी पढ़ी है, तो अब तक आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा कि मैथ जो है बेसिकली नंबर और डिजिट्स का ही खेल है, यानी कि संख्या और अंकों का ही खेल है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी नंबर मिलेगा और आंसर में भी नंबर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये संख्या और अंक होते क्या हैं और इनका विस्तार किस तरह से हुआ है और इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब तक की जो विस्तार हुआ है संख्या और अंकों के बीच में, उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर ही हमको ये जानना है कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होती हैं। तो देखिए, मैं मान लो आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, 581। ये क्या है? आपकी कोई संख्या होगी। आप ये कहेंगे कि कोई संख्या है। इसी संख्या के अंदर मैं दो चीजें साथ दिखाऊंगा, संख्या और अंक। तो यहाँ पे अगर आप इसको पूरी संख्या को पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर क्या है? ये 1 है, ये 8 है और ये 5 है। तो ये 1, 8 और 5 ये सभी क्या है? आपस में अंक है। सभी क्या है? अंक है। और इस पूरी संख्या को आप पढ़ेंगे, यानी कि पूरी संख्या को आप पढ़ेंगे, जैसे 581, तो ये क्या आपकी 581, ये पूरी आपकी क्या है? संख्या है। यानी कि संख्या जो है, संख्या अंकों से बनी है, अंकों से बनी है, नहीं है। तो इसको हम जैसे मान लो अक्स वाई कोई संख्या मानते हैं, अक्स वाई कोई संख्या मानते हैं, तो यहाँ पे अक्स और वाई क्या है? डिजिट। और अक्स वाई क्या है? अक्स वाई क्या है? नंबर। ठीक है, अक्स वाई हो गया आपका नंबर। तो आपके समझ में आ गया होगा कि संख्या जो है अंकों से बनी है और ये आपके 8, 5 इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपके अंक होंगे। ठीक है, अब देखिए, इस संख्या के अंदर आपको एक सवाल देते हैं कि मान लो 0, 1, 2 इस तरीके से 9, यहां तक की जो संख्याएं हैं उनमें अंक क्या है और संख्या क्या है। तो देखिए, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में अंक ही संख्या होती है, अंक ही संख्या होती है। ठीक है, यानी कि केवल इन नंबर्स के लिए जो अंक है वही संख्या होगी। ठीक है, अब एक संख्या होती है तो संख्या के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन करते हैं उसका, कि संख्या जो होती है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन करते हैं। संख्या के अंदर स्पेसिफिकेशन करते हैं कि 3 भागों में इसको हम बांटते हैं, यानी 3 तरीके के मान इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जातीय मान, जातीय मान, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसके बाद में होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसको बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू। और उसके बाद में होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, यानी कि नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू। अब इसी संख्या के अंदर हम जो एग्जांपल लिए हैं, इसी संख्या के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? अंक है। अंक क्या है? अंक क्या है? 5, 8 और 1। तो 5 और 8, 1 में यहाँ पे 1 का जातीय मान क्या होगा? 1, 8 का 8 और 5 का 5। यानी कि इस संख्या के अंदर जिन अंकों से संख्या बनी है उसी अंकों के मान को हम क्या कहेंगे? उसका जातीय मान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5, 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 8 और 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब स्थानीय मान की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 जो है, ये 1 कहां पर है? हम जैसे यहां से पढ़ते हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं पढ़ेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये इकाई के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है और ये सैकड़ा के स्थान पर है।
तो इकाई के स्थान के जो पोजिशनल वैल्यू है, जो इकाई का स्थान, इकाई का जो अंक है, इकाई के अंक है, उसका स्थानीय मान निकालना है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, 1 को मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो इसका क्या मान आ जाएगा, 1। उसके बाद में जो दहाई अंक है, दहाई अंक, उसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे, यानी कि 8 को इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। और 5 यानी कि यहाँ पे क्या है, सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा अंक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे और बड़ी संख्या होती तो हम उसके अनुसार लिखते, सैकड़ा के बाद में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब और फिर खरब। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें यही है। अब मान लो कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 84921। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जातीय मान क्या होगा, 1 का जातीय मान 1, 2 का जातीय मान 2, 9 का जातीय मान 9, 4 का जातीय मान 9, 4 और 1 का जातीय मान 1 और 8 का जातीय मान 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हो गया इसका जातीय मान। फिर हम अगर स्थानीय मान देखें तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1। यहाँ पे 5 होता तो स्थानीय मान क्या हो जाता, 5। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 20। इसका स्थानीय मान 900। ठीक है, इसका स्थानीय मान 4000। इसका स्थानीय मान 10,000 और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 लाख। क्योंकि आपको अंक के साथ उतने जीरो लगाने हैं जितने अंक यहाँ पे हैं, तो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जिस अंक स्थान पे है उसके अलावा जो दाएं साइड के जितने भी अंक है उतने इसके ऊपर जीरो लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालेंगे। उसके बाद में संख्यात्मक मान क्या होगा, इन्हीं संख्याओं का जो एडिशन करेंगे हम, यानी कि 1 + 80 + 500, तो हमारे पास क्या मान आएगा, यही मान आएगा 581। तो ये 581 जो है ये इसका क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, संख्यात्मक मान। तो इस तरीके से हम संख्या को पढ़ेंगे कि संख्या जो है अंकों से बनी हुई है। इस संख्या के अंदर आपको जातीय मान मिलेंगे, स्थानीय मान मिलेंगे और संख्यात्मक मान मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम संख्याओं का विस्तार किस तरीके से हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो गणना के लिए जो संख्याएं यूज की जाती थी उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते थे। यानी कि गणना के लिए, किसी भी चीजों को गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए जो संख्याएं हम यूज करते थे सर्वप्रथम उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते थे। और प्राकृत संख्याओं की गिनती जो थी वो इस तरीके से शुरू होती थी कि आप 1 से शुरू होके 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके की जो धनात्मक सभी संख्याएं हैं, धनात्मक जो सभी संख्याएं हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आती थी, प्राकृत संख्याओं के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10, 20, 30 ये सभी संख्याएं हैं, वो प्राकृत संख्या है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि काउंटिंग के लिए जो पहले सिस्टम यूज करते थे उसमें आपको क्या है, जीरो वैल्यू नहीं थी। यानी कि काउंटिंग करते समय ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसमें जीरो को गिना जाए। यानी कि जितने भी काउंटिंग के लिए नंबर यूज होते थे वो 1 से शुरू होते थे और आगे तक चलते थे। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 10 जो है, 10, 20 और ये 30, ये ऑल आर क्या है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि जैसे मान लो 10 वस्तुएं गिनी हैं तो हमको क्या करेंगे, लास्ट की वस्तु को हम 10 गिनेंगे। लेकिन कोई भी वस्तु नहीं है तो उसको हम जीरो नहीं गिनते थे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 10, 20 और 30 ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को जो है प्राकृत संख्याओं की डिवाइड किया गया है। प्राकृत संख्याएं जो है किस तरीके से होती हैं, एक होती हैं सम संख्याएं, एक होती हैं विषम संख्या,
विषम संख्या। उसके बाद में होती है भाज्य संख्या, और होती है अभाज्य संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्याओं को हम क्या है चार भागों में विभाजित करते हैं। भागों में विभाजित नहीं करेंगे, एक्चुअली इन्हीं नंबर को स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे सम संख्या कैसी संख्याएं होंगी? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, यानी कि इनमें से ही अगर कोई ऐसी संख्या है जो जिसमें 2 का भाग 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो क्या होंगी? विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, या फिर ऐसी संख्या जो सम संख्या नहीं है, तो वो क्या बच जाएंगी? वो सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके की जो संख्याएं हैं, मतलब जो सम संख्याएं नहीं है, वो बाकी सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। और ये सभी संख्याएं इस तरीके की होंगी कि इनमें किसी में भी 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। ठीक है। अब बात आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद संख्या से छोटी संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 है, 6 में क्या होगा? 6 से छोटी संख्या 2 का पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा भाग जाता है। तो इस तरीके से जिस संख्या में स्वयं तथा 1 के अलावा भी उससे छोटी किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, वो क्या होगी? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इससे छोटी किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता। लेकिन 4 क्या है? इसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। उसके बाद में मान लो 6 है, 8 है। इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिसमें अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का पूरा भाग ना जाता हो। स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता हो, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। तो हमने प्राकृत संख्याओं को डिवाइड किया सम संख्या में, विषम संख्या में, भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्याओं में। ठीक है। इसके बाद में हम प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं देखते हैं। प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं देखते हैं। प्राकृत संख्याओं की विशेषता ये है, देखो, एक तो कि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। यानी कि किसी भी 2 प्राकृत संख्याओं को आप ऐड करेंगे, जैसे मान लो कि मैं 10 और 15 को ऐड कर रहा हूं, तो ये 25 आएगा, और ये भी आपका एक प्राकृत संख्या होगी। 5 और 7 को ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा? ये भी एक प्राकृत संख्या आएगी। दूसरी स्पेसिफिकेशन ये है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा क्या होगा? एक प्राकृत संख्या होगी। एक प्राकृत संख्या होगी, यानी कि जैसे मान लो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 50, जो कि एक प्राकृत संख्या है। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? एक प्राकृत संख्या। ठीक है। लेकिन क्या है? 2 प्राकृत संख्याओं का बाकी जरूरी नहीं है कि प्राकृत
संख्या हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर 5 में 3 आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है, जो कि एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं सभी शून्य के अलावा सभी धनात्मक संख्याएं हैं। तो ऐसे में ये नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड में भी क्या होगा, जैसे मान लो कि आप 6 में 2 का भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा 3, जो कि प्राकृत संख्या है। लेकिन 2 में 6 का भाग देंगे तो प्राकृत संख्या नहीं आएगी, ये क्या होगा दशमलव संख्या आएगी, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्याओं का जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक प्राकृत संख्या हो, या डिवाइड करेंगे तो भी जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्या ही हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जो है नंबरों का विस्तार की अगली पद्धति देखते हैं।